Hello everyone, good morning and I welcome all of you from my bottom heart in learning group classes friends। हम पढ़ रहे हैं नाउन में केस के नियम पढ़ने के पश्चात हम उससे संबंधित एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 11 और 12 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर की एक्सरसाइज आती है। आइए देखते हैं इसमें क्या करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 13 कह रहा है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, राइट डाउन द केस ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। राइट डाउन, यहाँ पे केसेस बताने हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं, रेखांकित किए गए शब्द हैं, उन शब्दों को का हमें केस यानी कारक बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं, एंड हाउ दे आर रिलेटेड, और कैसे वे संबंधित हैं विद द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से, इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है सी मेड हिम अ फूल, और यहाँ वर्ड जो है फूल उसे ही अंडरलाइन किया गया है और हमें इसी फूल को बताने हैं कि ये फूल कैसा केस, किस केस में है। तो हमने नियम पढ़ा था मित्रों। देखिए जहाँ पे जब हम सेंटेंस पढ़े थे तो सेंटेंस में भी आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स आ रहे थे जो ऑब्जेक्ट लेते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लेते थे, जैसे मेड, मेक हुआ, अपॉइंट हुआ, इलेक्ट हुआ, सेलेक्ट हुआ। तो ये मेड है क्या, सी मेड हिम अ फूल, उसने उसे मूर्ख बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है या फिर हम कहें कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, फूल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जो यहाँ पे वर्ड्स फुल था वो ऑब्जेक्टिव एक नाम से, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को हम दूसरे नाम से, रेन मार्टिन में हम पढ़े थे तो वहां पे लिखा था एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव केस। तो ये बहरहाल यहाँ पे तो है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को हम दूसरे नाम से एक्यूजेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, लिखा वी कैन नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ। वी कैन नॉट अवॉइड, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं किसको, नेचर्स लॉ को, प्रकृति के नियम को। तो नेचर्स लॉ, अगर हम नेचर्स लॉ की बात करें तो ये क्या है, पूरा जो है इस अवॉइड का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है इस अवॉइड वर्ड्स का। इस अवॉइड जो क्रिया है, अवॉइड मतलब बसना, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। हम या एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं इसको। लेकिन सिर्फ अगर नेचर को पूछे, नेचर को अगर पूछा जाए तो ये है पॉसेसिव केस। कैसा है, पॉसेसिव केस है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये पूरा का पूरा। अगर नेचर ला की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस है। अगला वर्ड है और इसका संबंध भी यही है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका संबंध क्या है, जैसे यहाँ पे दिया गया हाउ दे आर रिलेटेड विद द अदर वर्ड्स। तो ये दूसरे शब्दों से कैसे संबंधित है, तो ये क्रिया से संबंधित इसका ऑब्जेक्ट है। अगला है और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स इन द रूम। तो यहाँ दो तीन वर्ड को बताना है, एक हमें बताना है बॉयज को, एक हमें बताना है बुक्स को, एक बताना है हमें रूम को। तो आप देखिए यहाँ पे क्रिया से पहले आया हुआ है, तो ये है नॉमिनेटिव केस है। यहाँ हम इसको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहें, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह ले, इन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हालांकि यहाँ पे केस पूछ रहा है तो ज्यादा सही होगा, है तो दोनों सही, लेकिन आप केस की बात कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस है। फिर अगला है आर रीडिंग दियर बुक्स। तो इस रीडिंग का ये जो है ऑब्जेक्ट है, क्या, रीडिंग जो है ऑब्जेक्टिव केस में है। रीडिंग का ये रीडिंग क्रिया है, इस क्रिया का बुक जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। दोनों एक ही है, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस।
फिर उसके आगे दिया गया है मित्रों इन द रूम। तो इन द रूम जो इन है, इन वर्ड का, इस इन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी हम इसे कहेंगे क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहें या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहें, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहें, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, बट किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दे सेंड फॉर अ डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर को पूछ रहा है कि ये क्या है, कौन से केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, या हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कैसा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हम ये कहें ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहें या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहें, तो दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ फार का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर है 5th का, और 5th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हरीज वॉच इज कॉस्टली। तो यहाँ हरीज वॉच की पूरी की बात कर रहा है। तो आप देखिए क्रिया से पहले आया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस हम कहें, अगर सिर्फ इतने की हरीज की बात की जाए तो पॉसेसिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पॉसेसिव केस कहलाएगा। या हम इनको पूरा तो पूरी की बात करें तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या नॉमिनेटिव केस में रखा गया हरीज वॉच है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, बॉयज कीप्स क्वाइट। तो आपने देखा है उसमें नियम हम पढ़े थे, एक आया था एड्रेस, नॉमिनेटिव एड्रेस। उसमें जैसे था, जब हम कॉलिंग कहते हैं, इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं मित्रों। चाहे हम कहते इसे, जैसे एक नाम करके लिखा गया है, पहले मैं देख देता हूँ, मोहन कम हियर, मोहन कम हियर। तो ऐसे काम करके लिख देंगे। चाहे हम एक चीज को वोकेटिव केस कहें, कॉलिंग केस कहें, या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहें। तो हम जब नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एड्रेस कर रहे हैं। मोहन थोड़ा सा ठहरा, कहाँ लगा, कम हियर, यहाँ उसी तरह से है बॉयज कीप क्वाइट। तो ये जो बॉयज है ये है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मित्रों कि अकबर, क्वेश्चन नंबर 7 में है अकबर द ग्रेट एम्परर रूल्ड ओवर इंडिया। तो यहाँ अकबर के बाद कामा लगा हुआ है, और ग्रेट एम्परर, हमसे एम्परर पूछा जा रहा है, अकबर पूछा जा रहा है, और इंडिया पूछी जा रही है कि ये क्या है। तो द ग्रेट अकबर द ग्रेट एम्परर, एम्परर जो है यहाँ अकबर द ग्रेट, यहाँ इसको पूछ रहा है। तो आप सीधे सीधे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों, कामा लगा हुआ है, अकबर के बाद कामा है, और ग्रेट एम्परर के बाद कामा है, रूल्ड ओवर इंडिया, ये कामा है। तो ऐसे सेंटेंस का ऐसा जो स्ट्रक्चर हमने देखा था केस इन अपोजिशन में, हमने कहा दिया था कि जैसे उसका केस इन अपोजिशन का में रूल था कि जब एक ही व्यक्ति को एड्रेस करने के लिए 2 नाउन का इस्तेमाल होता है, तो पहला वाला नाउन जो होता है वो जो दूसरा वाला नाम होता है वो पहले वाले नाम का केस इन अपोजिशन होता है। या फिर हम यूं कहें कि जो केस इन अपोजिशन वो होता है जो पहले वाला नाम होता है, उसके बारे में जो जो भी बातें कही जाती है वो कामा के बीच रखी जाती है, उसको हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। तो इस अकबर को यहाँ पे बता रहा है द ग्रेट एम्परर। तो जो ग्रेट एम्परर है या एम्परर है, ये केस इन अपोजिशन है, यहाँ कामा से स्पष्ट होता है। और ओवर, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा इंडिया, और यहाँ पे रूल्ड इस क्रिया से पहले आया हुआ है, तो अकबर जो है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस में है।
तो आप जिस तरह से दोनों मैंने जिस तरह से था नॉमिनेटिव केस में या केस इन अपोजिशन में, और ये वर्ड जो था वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मैंने सभी इसको आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 8, लिखा है शीला इज माई सिस्टर। तो ये बहुत आसान है, यहाँ इज लगा हुआ है, इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट होता है वही कर्ता होता है, और कर्ता जो होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये शीला जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। 9 नंबर का क्वेश्चन है द पुलिस अरेस्टेड शाहरुख, कामा लगा है द मेल क्रिमिनल। तो जब द पुलिस अरेस्टेड शाहरुख कामा द मेन क्रिमिनल, तो यहाँ पे पूछ किसको रहा है, पूछ रहा है, देखिए एक तो पूछ रहा है इसको शाहरुख को, दूसरा क्रिमिनल को पूछ रहा है। तो अब ये जो है ये केस इन अपोजिशन में, ये जो द क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस इन अपोजिशन में है। या देखिए जैसे हम इसको इस तरह से कह सकते हैं द शाहरुख, जैसे हम इसे लिखे द शाहरुख, कामा द मेन द शाहरुख, कामा द मेन क्रिमिनल, कामा वाज अरेस्टेड। तो द शाहरुख मेल क्रिमिनल वाज अरेस्टेड, हमने इसको पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बदला। तो ये जो द क्रिमिनल है, चूंकि लास्ट में आया है इसलिए यहाँ पे पुलिस स्टॉप लगा, कामा नहीं लगेगा। जो जैसे यहाँ पे था कि अकबर, फिर कामा लगा द ग्रेट एम्परर, कामा लगा रूल्ड ओवर इंडिया। तो यहाँ कैसी अपोजिशन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छी तरह से, जैसा कि हम नियम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे भी केस इन अपोजिशन है, लेकिन ये लास्ट में रखा गया, बट रखा गया है इसी के पास, जैसे द ग्रेट एम्परर रखा गया था, जो किसके बारे में बता रहा है, जो उसका पहला नाम है उसके बारे में है। तो यहाँ पे क्रिमिनल कौन है, शाहरुख है, तो उसके जस्ट बगल में रखा गया है, ग्रामी के बाद रखा गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि ये केस इन अपोजिशन है और ये नॉमिनेटिव केस में है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है अरेस्टेड का। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 13 के लास्ट क्वेश्चन है स्पीक द ट्रुथ। और ट्रुथ वर्ड को पूछा गया कि ट्रुथ क्या है। तो यहाँ आप स्पीक जो वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, आप इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कह सकते हैं, या एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों सही है। आप आई होप आपको जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन रहे हैं, पॉसेसिव फॉर्मेशन करने थे, सॉरी पॉसेसिव केस बताने थे, जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स थे उनको बताना था। तो मैंने एक एक करके आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस में जो पोसेशन जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स के केस बताने थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाएं, और कमेंट करने से पहले आप रूल्स को एक बार फिर पुनः रिवाइज करिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो अब आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करिए, आपको समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। अब इसके बाद अगले क्लास में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।